नीतीश कुमार, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो पटना बुला के और दूसरी हमारे साथ फ्रैंकली स्पीकिंग में फॉर अपीयरिंग, थैंक यू वेरी मच। कई दिनों से हम कोशिश कर रहे हैं आपसे बात करने के लिए, और कई दिनों से आप, मतलब कई महीनों से, यू आर द टॉप हेडलाइन इन द कंट्री। Firstly, how has it been to be the center of national media attention? Almost every second day, the top headline in India is something around Nitish Kumar. What can I say about it? But the basic thing आप जो जानना चाह रहे हैं वो हम लोगों ने जो पिछले दिनों अपना एक डिसीजन लिया, उसके बारे में अगर आपकी दिलचस्पी है तो हम लोगों के सामने ऐसा निर्णय लेने के अलावे कोई विकल्प नहीं था। और यह भी नहीं है कि कोई अचानक हम लोगों ने फैसला किया। एक साल पहले भी हम लोगों ने आगाह किया था। जो देश के हालात हैं, वैसी परिस्थिति में जो आज मुद्दे उभर कर आए हैं, उसके मद्देनजर उसको सामने रखते हुए एक ब्रॉडर अलायंस होना चाहिए। और अलायंस एक सोशल, पॉलिटिकल, हर तरह का दिखना चाहिए कि ये ब्रॉड है। तो हम लोगों ने शुरू से ही कहा कि भाई देश में सरकार बनाने के लिए तो मेजॉरिटी चाहिए, 272 लोकसभा मेंबर्स की ज़रूरत पड़ेगी, एमपीज की ज़रूरत पड़ेगी। तो आज जो एनडीए है, छोड़ दीजिए बीजेपी की बात, जो एनडीए था जिसमें हम लोग भी शामिल थे, उसको मिलाने के बाद भी कोई मेजॉरिटी की गुंजाइश नहीं थी। तो नेचुरली इसको और ब्रॉडन करना पड़ता, ये ब्रॉड बेस्ड होना चाहिए ताकि हम लोगों के इमेजिनेशन को कैच कर सकें और फिर लोग भरोसा कर सकें। पिछली बार जो सरकार थी आदरणीय अटल जी के नेतृत्व में, उसमें तो अनेक पार्टियां थी। एक स्टेज पर तो 24 पार्टीज थी। जम्मू कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक की पार्टियां थी। साउथ में हर जगह एलाइज थे। आज के हालात वैसे नहीं थे। इसलिए हम लोगों ने कहा था कि हम अपने प्रोग्राम्स को इस तरह से सामने रखें और जो गवर्नमेंट बने तो कौन लीड करेगा इसके बारे में। जी, आपके बात को मैं मानता हूं, बट ये ज़रूरी है नीतीश जी, मुझे लगता है कि क्योंकि आप इतने फोकस में हैं और आपने एक पोजीशन लिया है नरेंद्र मोदी के खिलाफ और सेक्युलरिज्म के इशू पे, that people should be absolutely clear of where you stand, and therefore I want to use the opportunity of this interview to go a little bit into detail, with your permission, into what exactly happened. पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि 9 और 10 जून के बीच में क्या हुआ? Because when the BJP elevated Mr. Modi, when that news came from Goa, I think it was 9th on a Sunday, first all JDU leaders said one thing: it is an internal matter of the BJP. उनकी अंदरूनी बात है। आपके पार्टी रिप्रेजेंटेटिव्स 6-7 लीडर्स ने सबने कहा कि इसका एनडीए के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो उसके बाद क्या हुआ? 9 तारीख को आपने कुछ नहीं कहा, 10 तारीख को आपने काफी कुछ कहा। सुनने में यह आया है नीतीश जी दैट आडवाणी कॉल्ड यू on the 9th of June. Is that correct? No, not at all. It's not at all correct. एक्चुअली होता क्या है कि कभी कभी कोई इंसिडेंट होता है तो एक इमीडिएट रिएक्शन बगैर कोई बातचीत किए हुए देना पड़ता है। इन दिनों जो एक एज है, मीडिया इतना स्प्रेड हो चुका है और इतना फास्ट है कि कभी कभी होता है कि कोई बातचीत नहीं होती है। मैं तो था भी नहीं यहाँ, पटने में नहीं था। लौट करके आने के बाद बातचीत हुई, हमने वॉच नहीं किया था, लेकिन लोगों ने जो वॉच किया था, जो बातें कही, फिर
हम लोगों ने आपस में बातचीत की, शरद जी से बातचीत की, हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, यहाँ लोगों के बीच में चर्चा हुई। हमने देखा कि लोगों के मन में बेचैनी है और फिर उसको एनालाइज करने के बाद ये तय हुआ कि हम लोग इस पर नहीं मगर बातचीत करेंगे। नहीं मगर शरद यादव ने तो कुछ और कहा, क्योंकि ऑन 14 जून यू पुल्ड द प्लग ऑन द एनडीए, आप निकल आए 16 या 17 तारीख को। 14 तारीख को शरद यादव ने कहा द अलायंस ऑफ द एनडीए एग्जिस्ट्स but the alliance has to continue under the norms of national agenda of NDA which the coalition has functioned so far. यानी कि they were completely different comments. My question to you is again I'm asking you, कर रहे हैं, लेकिन इसमें ये बात साफ तौर पर है जो हम लोगों के अप्रीहेंशन थे कि साहब अलायंस को किस ढंग से फंक्शन करना चाहिए, जो हमारा ब्रॉड बेस्ड एजेंडा था, जो नेशनल एजेंडा फॉर गवर्नेंस में या उसके पहले भी जब हम लोग पहली बार 98 में गवर्नमेंट में शामिल हुए थे अटल जी के लीडरशिप में, तो उस समय भी हम लोगों ने कहा था कि सर्टेन कंटेंसस इश्यूज को बाहर रखें। Sure, but those issues were not being brought forth. नहीं, लेकिन जो तरीका था क्या और जो बातें हो रही थी, हम लोगों ने अपना एप्रीहेंशन तो पहले से कहा है और बहुत साफ तौर पर कहा है। उसी का मैं जिक्र पहले कर रहा था कि साहब जो हालात हैं देश में, ऐसी स्थिति में जो मैंने पहले कहा है अलायंस को और ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा एलाइज मिले, हमारा स्प्रेड ज़्यादा हो, और उसके लिए ज़रूरी है दो चीज़ें कि भाई आप लीडरशिप ऐलान करिए पहले की तरह, समय के पहले करिए बिल्कुल, और लीडरशिप इस तरह का होना चाहिए जो सबको साथ लेकर चले। पर इसमें तो लीडरशिप की कोई अनाउंसमेंट नहीं थी। मैं यही कह रहा हूँ कि सेकुलर वैल्यूज़ की बात हो, फिर जो कंट्री के बैकवर्ड रीजन्स हैं, स्टेट्स हैं, उसके प्रति हमदर्दी हो, सबको लेकर चले। विकास का एक तरीका है, मॉडल होना चाहिए, वो इंक्लूसिव होना चाहिए। तो इन सारी बातों का जिक्र हम लोगों ने किया और सबसे बड़ी बात थी कि जो देश में विविधताएं हैं, डाइवर्सिटीज हैं, उसको वो समझे और सबको लेकर चले, डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट हो। मगर तो ये सारी बातें हम लोगों ने कही, लेकिन जो हालात हुए मैं उसी पर आ रहा हूँ कि देखिए पहले भी तो कैंपेन कमेटियां बनती रही है बीजेपी में। 2004 में उस समय प्रमोद महाजन जी थे, या 2009 में अरुण जेटली जी। तो क्या इस तरह का माहौल हुआ? क्या माहौल? तो कौन सा माहौल? नहीं, जो किस माहौल की बात करें आप? इस तरह से आप किसी चीज को प्रोजेक्ट करते हैं जो परसेप्शन क्रिएट होता है। देखिए पॉलिटिक्स में, पब्लिक लाइफ में परसेप्शन मैटर्स। मगर नीतीश जी आई अंडरस्टैंड, बट यू कैन, आई वांट टू आस्क यू, इसलिए लेट मी फिनिश। उसमें ये कहा गया कि ये पार्टी की जिम्मेवारी नहीं है, देश की जिम्मेवारी दी जा रही है, तो कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं। मगर मुझे लगता है इसमें कॉन्ट्रडिक्शन है। कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि 14 तारीख को शरद यादव ने ये भी कहा, और मैं मानता हूं कि शरद यादव का पॉइंट ऑफ व्यू आपके पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू है। उन्होंने कहा कि देयर आर ऑब्जेक्शंस टू रिमार्क्स मेड बाय बीजेपी लीडर्स आफ्टर दैट at Goa speeches which went beyond the national agenda. Now नीतीश जी, क्या आप मुझे ये कह सकते हैं, ये तो इंडिकेशन उन्होंने दिया, मगर एक भी स्पेसिफिक स्पीच या कमेंट किसी भी एक भारतीय जनता पार्टी के लीडर का आप कोट कर सकते हैं कि उन्होंने ये कहा कि वो कहा जिससे लगा कि जो हमारा एजेंडा है वो डिस्टर्ब होगा? क्या एक भी ऐसा कोई स्पीच था? ये तो बिल्कुल कौन सा साफ है कि इसके बारे में, और देखिए एजेंडा के जो कुछ कॉन्टेंसस इशूज हैं सिर्फ वही बात नहीं, फिर हम लोग चारों तरफ एक माहौल देख रहे हैं और इस माहौल में फिर से वही पुराने हिंदुत्व की बात हो रही। किसने कहा? फिर से अयोध्या की बात हो रही। किसने कहा? नहीं, अनेक लोगों ने इन बातों को कहा, इसकी चर्चा की है, लेकिन वो अपनी जगह पर है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप किस तरह का माहौल देश में बनाना चाहते हैं। तो आप कह रहे हैं कि आज जो एक बात हो रही है, जिस ढंग से किसी चीज को प्रोजेक्ट करने की बात हो रही है, किस चीज? देखिए एक कोई पॉलिसी और प्रोग्राम सामने नहीं, किस चीज को प्रोजेक्ट करने की बात? पॉलिसी और प्रोग्राम सामने नहीं है, एक पर्सनालिटी को और जिस अंदाज में कोई चीज किया जाता है। एक पार्टी अपने आप में स्वतंत्र है, लेकिन दूसरी पार्टियों को भी ये देखने का अधिकार है कि साहब किस ढंग से कोई चीज हो रही है। हम लोगों ने देखा कि एक जिसको कहिए कि किसी भी प्रकार का डिसेंट नहीं, कोई किसी
एक तरफा एक बात चली जा रही है नीतीश जी, और आप एक हवा बनाने की कोशिश हो रही है। नीतीश जी देखिए, जैसे आपने बात कहा, यू आर स्पीकिंग ऑफ द टेम्पल बीइंग बैक ऑन द एजेंडा, वन ऑफ द रीजंस फॉर द पुल आउट. द पॉइंट इज, इट वाज नेवर ऑफ द एजेंडा ऑफ द बीजेपी. In fact, the BJP has always believed in and has always wanted to construct a Ram temple in Ayodhya. मैं 2-3 आपको कोट देता हूँ आडवाणी जी के बारे में. तो 2004 में आडवाणी ने कहा बिल्डिंग ऑफ द टेम्पल इज इनएविटेबल. 2009 के पहले, जिसमें आपने उनका समर्थन किया, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा था, आपने रेजोल्यूशन लाए थे मगर वो ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा था कि बिल्डिंग अ राम टेम्पल इन अयोध्या इज अ पॉलिटिकल रिजॉल्व ऑन द पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बट मे नॉट बी ऑन द पॉलिटिकल मैनिफेस्टो ऑफ द पार्टी. सो इन अदर वर्ड्स नीतीश जी, you always knew the ideological agenda of the BJP, not of the NDA. इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है और ये टैक्टिकल अलायंस है. या हम लोगों की बात शुरू हुई है तो वो सीट एडजस्टमेंट था और वो सीट एडजस्टमेंट बिहार से शुरू हुआ जी. आप उसके पीछे चलेंगे तो हम लोगों के एक्शन को आप ज्यादा समझ पाएंगे. जब 95 में बिहार में चुनाव हुआ जी, तो यहां जो पार्टी जीती उसको सिर्फ महज 27.7% वोट आए जी, और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आए जी. बाकी विरोधी वोट बटे हुए थे. तो उस वोट को इकट्ठा करना ये सामने था लक्ष्य और ऐसा करने से विपक्ष ताकतवर होता है. तो इसमें हम लोगों का सीट एडजस्टमेंट शुरू हुआ बीजेपी के साथ, नंबर 1. नंबर 2, जब सेंटर में गवर्नमेंट में जाने की बात was not an issue then? नो, हम बिहार का कारण आपको बता रहे हैं. ये टैक्टिकल इसलिए हमने आपको वर्ड का प्रयोग किया. ये एक रणनीति के तहत आपस में समझदारी हुई, सीटों का तालमेल हुआ वोट के बंटवारे को रोकने के लिए. एक सामने था कि इस रूलिंग पार्टी के खिलाफ, और ये बात हम लोगों ने उस समय से ही कही है. कोई पहली बार नहीं आपको कह रहा हूं, क्योंकि ये बात चूंकि 95 की हो गई, 96 की हो गई, तो बहुत सारे लोग इन बातों को भूल गए होंगे या उनके ध्यान में नहीं होगा. जो नए लोग आते हैं उनको इन बातों के बारे में जानकारी नहीं होती. और सबसे बड़ी बात है कि भाई ये एडजस्टमेंट था. अलायंस तो 99 में हुआ जब एनडीए बना और एनडीए ने एक नेशनल एजेंडा फॉर गवर्नेंस रखा, उसके लिए एक प्रोग्राम, एक लीडरशिप. आज की स्थिति जो है, अब प्रोग्राम के बारे में जो भी आप कह लीजिए, लेकिन लीडरशिप को जिस ढंग से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, बिना प्रोग्राम के क्या कहा जा रहा है आप बताएं ना. जो बातें कही जा रही है स्ट्रांग लीडरशिप, अरे क्या मतलब होता है स्ट्रांग लीडरशिप का? इस कंट्री का डिजायर क्या है भाई? आप सबको साथ लेकर चलेंगे, डाइवर्सिटीज का देश है जी. क्या परसोना जाता है? आज तो स्थिति फिर थी कि अगर कांग्रेस के या यूपीए के परफॉर्मेंस से लोगों में नाराजगी है तो इन सब लोगों को एक आप जुबान देते, उनको गोलबंद करते, उन इश्यूज से भटकने नहीं. मैं इस पॉइंट पे आऊंगा, मगर ये सवाल पे मैं थोड़ा और डिटेल में जाना चाहता हूं. जो कहा जाता है नीतीश जी, दैट देयर इज अ बोगी ऑफ सेक्युलरिज्म. द चार्ज इज that there is a bogey of secularism, and I want you to answer the straight questions. Like you have been saying that the Prime Minister should be a secular person. Agreed. But the charge against you is that your own position on secularism has been one filled with contradictions, which you are saying you have made adjustments to that, or you have compromised on that at the state level because you wanted some political alliance to come through. Let me ask you this. Let me ask. कभी कोई compromise नहीं किया. तो मैं आपको 2-3 एग्जांपल. हमारे जो प्रोग्राम्स हैं गवर्नमेंट में पिछले 7.5 years के, डिस्पाइट इन अलायंस, हमारे जो प्रोग्राम है वो इस बात को बताते हैं जी. बट आई वांट और हमने सोसाइटी के सभी सेगमेंट के लिए, उनके वेलफेयर के लिए काम किया. यस. तो बट इसलिए हम लोगों ने बेसिक इश्यूज पर कॉम्प्रोमाइज but I want to ask you on this issue 3 or 4 examples, and Nitish ji, I want you to frankly tell me your response on this. Four cases I'll give you. 4 cases. The first case which you are already very angry about, which is the 2003 video. Now, I'm not at all angry. Okay, no, there is a speech made by you while inaugurating a railway project in Kutch in 2003. Nitish Kumar says, and I quote, "What happened in 2002 was a blot, but it is not good if we remember just that and forget other things that are happening. I congratulate Narendra Bhai. Gujarat's development is helpful for India, and a different image about the state and about Narendra Bhai has been created
outside the state. Now you are saying that when you are at a government event, you have to praise people who are there. But this is a political comment. This is not. This is not. This is a political comment and not a minister to chief minister comment. आजकल इस बात को लेकर के हमारे पुराने मित्र बहुत कर रहे हैं। 2003 की बात है। मैं एक बात कहता हूं कि तो भाई हमारे ये विचार थे जी। तो फिर 2005 में बिहार में 2 इलेक्शन हुए, वन इन फरवरी, अदर इन अक्टूबर नवंबर जी। क्यों नहीं बुलाया आपने? मैं उनसे पूछना चाहता हूं जो आज ये इसकी सीडी, इसका जो कुछ भी स्पीच जी और बहुत ही प्रिजर्व करके रखा है, कम से कम उसी समय से कुछ समझ रहे तो रखेंगे बिकॉज़ यू आर द बिगेस्ट ड्राइवर। कब की थी और क्या कहा है अब? अच्छा, और एक है नहीं, और ये समझ लीजिए 2009 में पार्लियामेंट का इलेक्शन होता जी, 2010 में फिर असेंबली का इलेक्शन होता जी, तो क्यों नहीं बुलाया गया? 2002 में बुलाया। 2 और कमेंट्स है मेरे पास। आई सेड 4 एग्जांपल्स। पहले का अच्छा, सेकंड एग्जांपल, December 2002, Nitish Kumar is congratulating Narendra Modi's victory in the state assembly elections. This is another quote. Congratulating the BJP, its allies at the center refuted suggestions of any polarization of votes in Gujarat and said it's a verdict against the Congress. Nitish Kumar said, senior Samta Party leader and railway minister says, claiming there is no polarization of votes between Hindus and Muslims, he said, people are secular and they do not like fundamentalists. The people of Gujarat were aggrieved with the kind of image painted outside the state and hence reacted in this way. This is exactly what Modi says. देखिए साहब, हमको ये सारे स्टेटमेंट इन दिनों सर्कुलेट किए जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है इनका। क्यों? और 2005 में मैं एक ही बात कहता हूं, हमारे बिहार में जो इलेक्शंस हुए 2004 में भी जी, फिर 2005 में 2 इलेक्शन हुए जी, कहां आए? तो 2005 का और एक 2005 के 2 इलेक्शन हुए जी, 2009 में पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, 2010 में असेंबली का इलेक्शन हुआ। इसलिए देखिए इन बातों का कोई मतलब नहीं। एक थर्ड एग्जाम्पल और आप बता दें आपको 2002 में ऑफ कोर्स उस समय हमारी पार्टी समता पार्टी और ये जनता दल ये का उनका 2 आया, जेडीयू का। कांग्रेस और बीजेपी के अलावे एक अकेली पार्टी जेडीयू थी। और फिर जब हम लोगों का मर्जर हुआ तो 2007 में भी लड़े। गुजरात में हम लोगों का तो कोई अलायंस नहीं था हम लोगों की पार्टी का। 2012 में भी अभी चुनाव हुआ है, जेडीयू के अपने बलबूते पर ये जो आप कह रहे हैं नीतीश जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये सब जो दिए जा रहे हैं, मैं आपको कन्विंस कैसे करूं कि मुझे किसी ने ये सब दिया नहीं है, ना ही भारतीय जनता पार्टी ने, ना मोदी के ऑफिसर ने। मैं ये सब देख रहा हूं और मैं ये जैसे आप कह रहे हैं, आपके जो पोजीशन है, मेरा सिर्फ एक सवाल है, सेंटर पॉइंट, केंद्र बिंदु सिर्फ ये है, नीतीश कुमार इज रेजिंग द इशू ऑफ सेक्युलरिज्म, हैज ही बीन कंसिस्टेंट थ्रू आउट? इसमें तीसरा मेरा 2005 में आपने कुछ कहा है, उसका कोट देना चाहता हूं। आपने कहा जनवरी 2005, इट इज अ पॉलिटिकल स्टंट, इन अदर वर्ड्स रेजिंग ऑफ द गुजरात इशू, बट दे द सेंटर शुड नो दैट दे कैनॉट टेक एडवांटेज of the Gujarat riots again and again and again. Nitish Kumar told reporters when his reaction was sought on the report which was submitted to the Railway Board Chairman R.K. Singh. Now therefore, you were saying in 2005 that you cannot take advantage of the Gujarat riots and it's a political पता नहीं है, लेकिन आपको मैं बता दूं जी, 2004 में जब वहां सरकार बन गई यूपीए की जी, और लालू जी रेलवे मिनिस्टर थे, तो उन्होंने अपने स्पीच में चार्ज किया, हम थे रेलवे मिनिस्टर जिस समय ये हुआ था, तो उसके बाद उन्होंने बहुत किया कि उसकी जांच नहीं कराई और कुछ भी हुआ। हमने कहा कि हमको अपनी स्थिति क्लैरिफाई करने का मौका मिलना चाहिए। एक दिन हाउस चला नहीं, अगले दिन हमको मौका मिला और हमने उसका पॉइंट वाइज रिबटल दिया। बट आपने ये कहा कि देखिए इन बातों का कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं? इसलिए मतलब नहीं है कि हम लोग ऐसे इश्यूज पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। आपको मैं बता दूं,
और अगर कॉम्प्रोमाइज करते तो 2005 का असेंबली का इलेक्शन, फरवरी का, नवंबर का इलेक्शन आपने देखा। सवाल है देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। अगर अटल जी की बात मान ली गई होती, जो राजधर्म की बात उन्होंने कही थी, तो आज 2004 में स्थिति कुछ और होती। इसलिए देखिए, इन बातों को किसी आदमी और किसी चीज को बताने के लिए, ये कोई जिसको कहते क्या है कि कोई आर्गुमेंट करने से फायदा नहीं। ये वैल्यूज की बात है, ये प्रिंसिपल्स की बात है, और हर एक पॉलिटिकल पार्टी को गिवन सिचुएशन में अपने पोजीशन को तय करने का अधिकार है। हम लोगों ने ये तय किया कि नाउ नो लॉन्गर ये चीज नहीं चल सकती है। कंट्री के जो बेसिक मुद्दे हैं उससे लोगों का मन डाइवर्ट करेगा, लोग पोलराइज करेंगे। और सवाल सिर्फ इसका नहीं है, सवाल जो आज ग्रोथ की बात कही जा रही है, तो हम लोगों का कंसर्न वहां भी है, ग्रोथ का मॉडल क्या। मैं उस पर भी आ रहा हूँ। हाँ, नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूं। मैं उस पर भी आ रहा हूँ, मगर लेट मी कंप्लीट दिस थिंग। आई हैव टू थिंग्स। एक है कि सोसाइटी में पोलराइज नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा कुछ मत करिए, चाहे व्यक्ति से या पॉलिसी से, ये नहीं होना चाहिए देश में, और ये बहुत खराब होगा। नंबर 1, इस बात को समझ ले लोग। नंबर 2, जो ग्रोथ की बात की जा रही है तो उसका मॉडल क्या होगा, ये बहुत साफ है। ये 2 बातें हम लोगों के दिमाग में है। और ग्रोथ का वो मॉडल जिसमें लोग पिछड़ जाते हैं, बैकवर्ड रीजन्स का क्या होगा। हम लोग ने सारी बातें की है। और सबसे बड़ी बात है डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट। डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट। बट नीतीश जी, अभी आजकल क्या हो रहा है कि हर एक पार्टी दूसरे पार्टी को या तो सेक्युलरिज्म की सर्टिफिकेट दे रही है या फिर नहीं दे रही है। हर एक पार्टी एक दूसरे पार्टी को दे आर हैंडिंग देमसेल्व्स सर्टिफिकेट्स ऑफ सेक्युलरिज्म और सर्टिफिकेट्स ऑफ बीइंग अ कम्युनल पार्टी, इंक्लूडिंग द कांग्रेस पार्टी, with which you have a great friendship, a budding relationship nowadays. In May 2009, the Prime Minister, Dr. Manmohan Singh, said, there is no doubt that Nitish Kumar professes, and he claims to be a secular leader. But after yesterday, when I saw him share the dais with Narendra Modi, I have some questions in my mind. यानी कि in 2009 May, when the elections were going on, when you were against each other, the Congress party called you communal. Now, in October 2010, the Congress spokesperson said, why did he not resign then? Asking Nitish Kumar, why did he not resign during the Gujarat riots? Actually, he's totally communal at heart. I have the quote. In other words, ahead of the first round of the Bihar Assembly elections, the Congress attacked you, calling you totally communal at heart. This is what the Congress party said. You responded very interestingly. You said, and this is an interesting quote, I'm surprised at the Prime Minister's comment. The Prime Minister of India should not try to become the Vice Chancellor of the University of Secularism. उसको मालूम था कि आप ये जरूर कहेंगे, क्योंकि अभी हाल में कुछ कहा है और उसके लिए मैंने उनको धन्यवाद दिया। तो मुझको लग रहा था कि आप जरूर इस बात को कहिएगा। जब आपने इतना ज़्यादा रिसर्च किया हुआ है, इसमें तो आपका कुछ जवाब है नहीं। लेकिन देखिए, जो बात आप कह रहे हैं, लुधियाना में अडवाणी जी प्रोजेक्टेड लीडर थे, उनकी इच्छा थी कि मैं भी रहूं। अकाली दल के लीडर हैं बादल साहब, उनकी इच्छा थी, हम चले गए वहां। बहुत सारी चीजें न चाहते हुए भी होती थी, जैसे लोगों का मान रखने के लिए। जो हम वहां गए लुधियाना में, जाना ही मेरी कोई इच्छा नहीं थी और मुझे कोई अच्छा नहीं लगा था जिस ढंग से चीजें रखी गई। तो ठीक है, साथ रहने का क्या अच्छा नहीं लगा? और यही तो आज परेशानी। कौन सी बात अच्छी नहीं लगी? आप समझ रहे, जितना रिसर्च किए तो आपको ये समझने में कोई कठिनाई हो रही है क्या
लुधियाना आप कोट कर रहे हैं, लुधियाना के बाद आप ये बात कर रहे हैं, तो उस बात को समझाने की कोई जरूरत मगर नहीं। व्यूअर्स को तो नहीं पता है नीतीश जी की उसके पीछे क्या हुआ, और अब व्यूअर्स को तो ये भी पता नहीं है जो आपने रिसर्च किया हुआ है। व्यूअर्स को तो व्यूअर्स का एक ही सवाल है ना, व्यूअर्स की एक ही सवाल है नीतीश कुमार आपके, से। हाँ, हम आपके जो भी सवाल एक जवाब है, किसी भी चीज की सीमा होती है। हम लोगों को ये लग गया कि अब अगर हम साथ चलते हैं तो फिर हमें अपने बेसिक प्रिंसिपल्स पर कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। अब यहां देखिए, बिहार में हम लोगों ने जो कुछ भी किया, आप अपने रिसर्च पर आ जाते हैं तो या तो पहले आप सारे रिसर्च वर्क अपना सामने रख दीजिए, तो हम एक ही बात जवाब दें। लेकिन जो कुछ भी हम लोगों ने किया उसको जस्टिफाई करता है। जो 19 जून को हमारा कॉन्फिडेंस मोशन था, तो जो नारे लगाए गए बीजेपी के द्वारा, तो वो जस्टिफाई करता है। आप कहते हैं कि अभी कहां प्रोजेक्शन हुआ, इंटरनल इशू है, इंटरनल मैटर नहीं है। वो जो वहां का सीन था, वो कोई पार्टी के कमेटी का सीन नहीं था। वो सीन इस बात का था कि लीडरशिप हैंडओवर किया जा रहा है, और फिर वैसी परिस्थिति में एज पॉलिटिकल पार्टी हम लोग का अधिकार है, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। और आज के युग में उस दिन आपने ये कहा, इस दिन आपने वो कहा, उससे ये चीजें गवर्न नहीं होती। मगर ये चीजें गवर्न होगी कि जो हमारा स्टेटेड पोजीशन रहा है, अब उसके ऊपर, इसके आगे हम कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। मैं दो सवाल है उसमें, दो सवाल है। प्रधानमंत्री ने अभी कहा कि नीतीश कुमार इज अ सेक्युलर लीडर, और उन्होंने ये कहा कि इन पॉलिटिक्स देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स और एनिमीज, वी विल डिसाइड एज द सिचुएशन इवॉल्व्स। And you have said in response, the Prime Minister said I am secular, and you then said his statement has given me peace. That particular statement. That particular statement has given me peace. Because पहले उन्होंने कुछ और कहा था, आज वो कह रहे हैं। बिल्कुल। तो हमने ये भी कहा कि उन्होंने सच कहा, हाँ, और सच्चाई को स्वीकार किया। नीतीश कुमार जी, तो ये जो हमने कहा है कि in reference to I understand, and now I want to come to a more critical issue, and this is the real issue I'm coming to. Nitish Kumar ji, I have had the pleasure of following your political career, and I have seen your graph go up. You've been a great administrator, a good minister, a very performing chief minister. The only question and the doubt, and I want you to clarify this so you can answer, is that is secularism a very easy slogan or a catchphrase which is used conveniently? Otherwise, why was Nitish Kumar quiet in 1998? Because I don't know if you saw this in one of the newspapers today. There's a very interesting quote of George Fernandes that comes to my mind. And George Fernandes said before the 1998 elections, how long are we going to keep the Babri Mosque as the cut-off date to decide our political activities in the country? How long are we going to treat any political party as an untouchable? December 6, 1992, demolition of Babri Masjid is considered a cut-off date. If that is a cut-off date, for how long will you hold on to that position? Now, George Fernandes was taking credit for ending the BJP's political untouchability. It was 1998, so he wanted the alliance together. I have two questions for you, Nitish ji. And if you answer this, then I will move on to the next question. Why was Nitish Kumar quiet? Why did he not tell George Fernandes in 1998 that Mr. George Fernandes, I completely disagree with your position about moving on from December 6, 1998? And if he did not say then how can he make the Gujarat riots now? Because today what people are saying is that Gujarat 2002 has become the new cut-off date in Indian politics today for Nitish Kumar. So why were you silent in 98, and how do you relate to 2002 now? जॉर्ज साहब क्या बोले, वो तो जॉर्ज साहब भी अगर स्वस्थ होते तो आपको जवाब देते ना, उनका तो, लेकिन जॉर्ज साहब बहुत कुछ बोलते थे। He was your और ठीक है, you were very close to him, party president, you worked together, you built the party. प्रेसिडेंट थे, लेकिन जॉर्ज साहब की सारी बातों को हम लोग बिल्कुल जैसा वो कहते थे उसको आत्मसात नहीं कर लेते थे, उसको सपोर्ट नहीं करते थे। आपने अगर ये बात आज कही है जी, मैं इन बातों को नहीं कहना चाहता हूं, कभी वो बोल सकते हैं,
लेकिन अगर बाबरी डिमोलिशन पर मेरी राय जाननी है तो आपको लोकसभा में जो बाबरी मॉस्क के डिमोलिशन के बाद जो डिबेट हुआ है, आप उस डिबेट को भी देखिए, मेरे भाषण को भी देखिए। आपने सारे अपने मतलब से आपको चूंकि कुछ बात रखनी है तो आप ये कर रहे हैं, लेकिन आप जरा हमारे पार्लियामेंट में दिए गए मेरे भाषण को देखिए, सुनिए उसको। उसके ये ठीक है कि वो कोई लाइव टेलीकास्ट उस समय नहीं होता था, लेकिन जो उसके रिकॉर्ड्स अवेलेबल है, आज उसका आपको सीडी भी मिलेगा, ऑडियो विजुअल मिलेगा जी। वो रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी थी तब तक जी। तो आप उसको देखें तो आपको मेरी फीलिंग का एहसास होगा। मैंने आपको कहा कि देखिए 96 में जो कुछ भी हुआ वो बिहार के कंटेक्स्ट में वोट के बिखराव को रोकने के लिए किया गया एक टैक्टिकल एडजस्टमेंट था, जो अल्टीमेटली फिर बिहार में सरकार बनने के पहले केंद्र में एक सरकार बनी अटल जी की, जहां उनके साथ काम करने में कोई कठिनाई नहीं थी, तब जबकि हमारे कुछ बेसिक कंसर्न थे उसको एड्रेस किया गया। और यही नहीं, सबसे पहले समता पार्टी जरूर मिली और इसके बाद ही एलाइज मिलना शुरू हुए। मैं शिवसेना और अकाली दल की बात नहीं कह रहा हूं, इसके अलावे जो एक डेमोक्रेटिक और इस तरह की विचारधारा की पार्टी समता पार्टी पहले गई और समता पार्टी की इस बात को मान लेने के बाद ही उनको और एलाइज मिले। जी जरा इसके इस एस्पेक्ट को देखिए। नहीं, मगर आप सर्टेन चीजों को कोई कोट अनकोट उसको डालने से कोई उससे फायदा नहीं उसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। आप बेसिक इश्यूज को देखिए कि जब इन चीजों को स्वीकार किया गया और अटल जी की जो पर्सनालिटी थी और उनके काम करने का तरीका और उनके बारे में जो एक परसेप्शन देश भर में था, वो एक उदारवादी नेता का, बावजूद इसके कि उनका संघ का या बीजेपी का बैकग्राउंड है, लेकिन उनका जो अपना व्यक्तित्व था जी, या उनका बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन पर खेद प्रकट करना, ये सारी चीजें थी। तो एक कुल मिलाकर के लीडरशिप जो उस समय का था, उसने सबको एक मन में ये जिसको कहिए कि एक एश्योरेंस दिया, उनके काम से, उनकी पर्सनालिटी से एक एश्योरेंस हुआ और तब एलाइज मिले, ऐसे नहीं मिले। Nitish ji, let me tell you, the reason I am asking you the questions is because just like Narendra Modi is the poster boy of the BJP, अब मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, पोस्टर बॉय का ट्रांसलेशन, पोस्टर बॉय का ट्रांसलेशन क्या है, मतलब you know symbol. You are today, whether you like it or not, whether you accept it or not, or whether you show me great modesty, you, Mr. Nitish Kumar, are the poster boy of secularism. And hence, these questions will only be asked to you because of the position you have taken, and you are fully aware that besides one or two Congress leaders, not even any Congress leader has taken on Narendra Modi in the way that you have, and hence your relevance becomes much more, and these questions should be put to you. But I understand your answers as well. I have a few more questions. The other question which is repeatedly put to you, Mr. Nitish Kumar, is why did Nitish Kumar not resign after Godhra? Because you have said, and I have seen what you, that law and order is a state subject. But Mr. Nitish Kumar, if I am not mistaken, and since you tell me my research is up to your mark, in 1999 when the Gaisal railway accident happened, which I was reporting on as a reporter, more than 250 people had died, and you had resigned on moral grounds. Or you had at least put in your papers, you had resigned on moral grounds. Yes, I resigned. My resignation was first not accepted by the Honorable Prime Minister. Thereafter, I met him and we submitted my resignation. And thereafter, with my folded hands, I told him that please accept my resignation. I have gone there, I have visited Gaisal, and that impact is in my mind. I cannot work. So that is tell you. So it was complete railway failure.
It was failure on railway part. Yes. So I have taken the moral responsibility, and thereafter he accepted my resignation. Yes, I remember So that. Gaisar is different thing. No. My question Yes. my question is this. And at that point of time, Mr. Nitish Kumar, many people had said that there was Lal Bahadur Shastri who resigned, and now there's Nitish Kumar who's taking moral responsibility and putting in his papers. Whether it's accepted or not is something that No, you that don't have a was control over. accepted, right. Now the question is this. That was accepted. Why did you not resign after Godhra, one, and when your political rival at that time, he was ally, Ramvilas Paswan, resigned, you said that, I don't have the exact quote, but you said about Ramvilas Paswan, you said he's an opportunist and his decision has nothing to do with Gujarat. So my question to you, sir, is that why did you not take a high moral ground and resign after Godhra when you were railway minister? गोधरा से रेलवे का क्या मतलब? ये रेलवे एक्सीडेंट तो था नहीं. It does not relate to railway safety. But Ramvilas Paswan was not the railway minister. हम बता रहे हैं. आपने जिनकी बात कही जरा डेट्स देख लीजिए. कब हुआ है गुजरात राइट्स और कब उनका रिजिग्नेशन हुआ है. दोनों इंसिडेंट के बीच में आप जरा अंतर को देख लीजिए. ह्यूज गैप है. ऐसा नहीं है कि कोई गुजरात में हुआ और उनका क्विक रिएक्शन आ गया. आप देख लीजिए. कहा जरूर गया, उन्होंने क्लेम जरूर किया, लेकिन कोई उनसे हम इशू ज्वाइन नहीं करना चाहते. लेकिन मैंने सिर्फ आपको इतना ही कहा, मगर ये देखिए, ये आप फरवरी का ये गुजरात का इंसिडेंट है और उनका रिजिग्नेशन कब का है, जरा देख लीजिए. बिल्कुल. मैं आप उससे इतना ही मेरा सजेशन होगा. इसलिए उनसे कंपैरिजन मत करिए. उन्होंने जो कुछ भी किया अपने ढंग से किया. मैं कोई उससे मैं उस चीज से कोई मेरा कोई मतलब नहीं है, लेना देना नहीं. लेकिन जहां तक गोधरा के ट्रेजेडी के बाद आप कह रहे हैं हमारी, तो ये रेलवे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. इट्स लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, उनकी सिक्योरिटी का प्रॉब्लम था. और मैं तो वहां इमीडिएटली जो इंसिडेंट हुआ है, इसके बाद हमने रेलवे के ऑपरेशंस को जो कुछ भी होता है रेलवे बोर्ड के लोगों के साथ और वहां के साथ लोगों ने देखा है कि ये ठीक से हो. हम तो जाना भी चाहते थे. देखिए एक बात मैं बता देता हूं, अगर आप इस चीज को देखिएगा तो जरा बोथ साइड रिसर्च रखना चाहिए. जब ये बात लालू जी ने एज रेलवे मिनिस्टर लोकसभा में कही, तो अभी हमने कहा कि पॉइंट वाइज रिबटल उसका हमने दे दिया. तो ये चीजें हैं कि वो उसका सीधा मतलब कोई रेलवे से नहीं था. नहीं, वो तो डिफरेंट काइंड ऑफ. मगर ये है कि लेकिन जहां रेलवे का फेलियर था, ये रेलवे का फेलियर नहीं है. अप्रैल 2013 में दिग्विजय सिंह ने, जो अभी कांग्रेस पार्टी के साथ आप यू आर क्लोजर टू देम. नहीं इसको आई एम कमिंग टू दैट. आई एम कमिंग टू. You see, there is nothing like that. I'm not. Anyway, what's very interesting? Digvijay Singh in April, I'm coming to the Congress party. I'm going to come to that in the BJP next. Certainly come to that point. My question is that Digvijay Singh says that Ramvilas Paswan, and he says this in April, Ramvilas Paswan had the courage to resign, Nitish Kumar did not. This is in April 2013, which means irrespective of your position, the party which is giving you the certificate of secularism today was saying 8 weeks back that you did not have the courage to resign. अपने को करेक्ट कर लेंगे. वो हमेशा करेक्ट करते रहे. देखिए दिग्विजय सिंह जी तो ऐसे व्यक्ति थे, जब वो चीफ मिनिस्टर थे, उनका बोलना और आज जो अभी दिग्विजय सिंह बोलते हैं, वो थोड़ा सा दोनों में मैं देखता हूं कि फर्क है. थोड़ा उनमें एग्रेशन आया है और थोड़ा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देने के आदी हैं. खैर मेरे कंटेक्स्ट में नहीं कह रहा हूं, आम तौर पर. इसलिए दिग्विजय सिंह जी ने क्या कहा है वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये उनके विचार हो सकते हैं. और जहां तक सवाल है किसी ने किया, हमने क्यों नहीं किया, ये मैंने एक्सप्लेन किया. मेरे रिजिग्नेशन का केस नहीं था. और सबसे बड़ी बात है कि उस इंसिडेंट के लिए कोई अटल जी की सरकार जिम्मेवार थी क्या? वो एक स्टेट में हुआ और अटल जी ने तो साफ साफ कहा राजधर्म का पालन. आपके पास उनकी बात नहीं मानी गई. आपके पास 6 MP थे पार्लियामेंट में. आप एक पोजीशन लेके सरकार के खिलाफ वोट कर सकते थे. तो सर JDU supported the NDA government during the censure motion in the parliament.
You had 6 MPs. You could have voted against the government. नहीं तो हम लोग तो एनडीए गवर्नमेंट के पार्ट थे। No, but you could have taken a position and voted against the government. You could have walked out of the government. नहीं नहीं नहीं, देखिए जब Why आप not? गवर्नमेंट में है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या कसूर है उसमें? सेंट्रल गवर्नमेंट का तो कोई दोष है नहीं। और प्राइम मिनिस्टर ने उस समय क्या कहा था? हम लोग तो इसलिए बार बार आपको कह रहे हैं कि ये हमारा अलायंस बिहार में था, एक आध दो और राज्यों में एडजस्टमेंट था और सेंट्रल गवर्नमेंट में हम लोग शामिल थे, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट तो उसके लिए जिम्मेवार नहीं थी। और अटल जी ने तो राजधर्म की बात कही थी, जिसको जिस ढंग से रिटोर्ट किया गया था। देखिए आज तो दिक्कत ये हो रही है ना कि अब अटल जी की चर्चा कीजिए, उनके पक्ष में बोलिए, उनके कार्यशैली के बारे में बोलिए, तो जब लोगों को खराब लगने लगा, अब खराब लगने लगा। हमने 14 अप्रैल को जो हमारे पार्टी की मीटिंग हुई, जिसमें हम लोगों ने एक पॉलिटिकल रेजोल्यूशन पास किया जी, उसके बाद हम लोगों ने जो बात कही, तो जो हमने अटल जी के कार्यशैली की प्रशंसा की, उसको पूरा माना गया। बिहार के ग्रोथ की हमने चर्चा की और बताया कि इसका नेचर और इसका कंटेंट इंक्लूसिव है, ये ग्रोथ विथ जस्टिस है, तो उसको अभी बुरा माना गया। नीतीश जब हालात इस तरह के हो गए कि भाई हम लोगों का जो काम करने का तरीका है और एक पिछड़े इलाके को आगे बढ़ाने का जो तरीका है, उसको सही नहीं माना जा रहा है और किसी चीज को थोपने की बात हो रही है। हम लोगों के जो कंसर्न्स हैं उसको एड्रेस करने के बजाय उसको टालने की जरूरत है और एक ये मीडिया हाइप क्रिएट करके कि साहब नहीं है, अब सब कुछ हो गया, अब इसके सिवा देश में और कुछ नहीं। ये तो डिबेटेबल पॉइंट है। जो आपके क्रिटिक्स होंगे वो कहेंगे कि देयर इज अ लॉट ऑफ मीडिया हाइप अराउंड नीतीश आल्सो, बट माय पॉइंट, आपने जो मेरे बारे में कही वो सही नहीं है। माय पॉइंट इज, हम कहां से कोई, you are also in the किसी media a ब्लॉग lot, की नहीं, so is ठीक Mr. है। Modi. My next question is very simple. छोटा सा इलाका है यहाँ, You are again playing yourself down. नीतीश कुमार जी, बेसिक प्रॉब्लम ये है कि आप नहीं चाहते कि नरेंद्र मोदी should be anywhere close to being the prime ministerial candidate of the BJP, and you believe that by making him the campaign committee chief in the way that he has been made and the comments that have been made after it, that it's virtually like making him a prime ministerial candidate. And you have said that before it's formally announced, I have chosen to leave. This is your position. So therefore, am I correct? Should I respond? Yeah. No, Should I respond? I have a follow-up, but देखिए, I'd like you to respond. Anyway, I'd like you to respond. देखिए, हम लोगों ने तो कभी कोई बात नाम नहीं ली, लेकिन जब हमने एक बात कही पिछले साल एक इंटरव्यू में कि भाई प्राइम मिनिस्टर कैसा होना चाहिए, तो उसका क्या अर्थ लगाया गया कि हम किसी इंडिविजुअल के खिलाफ, हमने कोई नाम, It was quite obvious you were talking about Modi. ऑब्वियस मीन्स व्हाट, हमने जो कहा कि कैसा होना चाहिए इसका मतलब उसमें फिट इन नहीं करते। But now you have left the NDA because of Modi. NDA बिकॉज हमने कुछ नहीं Because कहा, of Modi. लेकिन उसमें उनको लोग वहां ये उसका इंटरप्रिटेशन हुआ कि हम लोग उसके खिलाफ हैं। इसमें इंटरप्रिटेशन की क्या बात है? ये तो काफी सीधी बात है that you have a problem with Modi. इसका मतलब है कि हमने कोई सेकुलरिज्म की बात कही, तो इसका मतलब आप मानते हैं कि पर्टिकुलर पर्सन इज नॉट सेकुलर? That is your position. हमने कहा कि भाई रफ एजेस नहीं होने Is Modi secular? That means it is clear from their part they think that he has rough edges. हमने कहा कि भाई डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट होना चाहिए, But he's not तो been, माना गया, तो कहा गया कि दैट मींस यू, but he's not been declared the prime ministerial candidate. He's not been declared the prime ministerial candidate. डिस्कस अ पर्सन, I understand. पर्सोना बहुत बेसिक चीज है। ये बात उन्होंने ही की है, ये बात उनकी तरफ से की। हमने तो एक जनरल रखा सामने कि भाई ऐसा होना चाहिए, लेकिन उसके बाद इसको माना ये गया कि हम किसके बारे में कह रहे हैं। नंबर वन। नंबर दो, जब हमने इस साल के 14 अप्रैल को अपने पार्टी के कॉन्फ्रेंस में कुछ बातें कही जो अटल जी की तरफदारी की बातें थी या बिहार के ग्रोथ मॉडल की प्रशंसा थी, तो उसको माना गया कि हमने किसी की शिकायत की। तो आई वांट दिस आंसर। I have a question to that. My question is therefore, wants to know. My question is, so I want to know. The nation, I want to know. The nation wants to know. आखिर क्या है? The nation wants to know a more simple question. That were you talking about somebody else?
नहीं, आपकी जो समझ है आप समझिए। अच्छा, तो फिर मेरा ये सवाल है, व्हाट द क्वेश्चन पीपल एक्चुअली वांट टू नो। लेकिन ये स्थिति हमने नहीं पैदा की, मोदी जी हमने तो सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की, आई अंडरस्टैंड, इसको मान लिया गया है। तो दैट मीन्स कि ये उसमें नीतीश जी जो हमारी बातें हैं उसको लेकर के किन्हीं के व्यक्तित्व में के साथ जोड़कर देखा गया। नीतीश जी, सवाल आपसे जो मैं फॉलो अप कर रहा था, ये काफी सिंपल सा सवाल है कि यू विल नॉट सपोर्ट नरेंद्र मोदी to the Prime Minister's job. You're very clear about it. I don't think there's any ambiguity about it. So my question to you is, if it is somebody else, if it is somebody else from the BJP who does not have these attributes that you referred to in your Economic Times interview, rough edges, should be, sympathetic and understanding of the development of backward states, etc. In other words, if it is somebody else apart from Narendra Modi, is it therefore a situation that you can look at? If the BJP in the future, अब तो करना था तो कर देते, अब उनके हाथ में कुछ बचा नहीं है. There is nothing left in anybody's hand there now. They have not declared him. They have but they, it does not. But it matters little. They have not declared him the prime ministerial candidate. That's right. लेकिन अब किसी के हाथ में कुछ नहीं. They have not declared him the prime ministerial candidate. I tell you, I have discussed all these things with so many leaders. At some point of time, I was informed about something. What? No, I cannot say this. What? It's not. It's what? It's no. What? You don't have to ये name मेरा ये मेरा स्वभाव नहीं है. Informed about what? इस सिलसिले में बहुत सारी बातें कही गई. Yes. कुछ एश्योरेंस भी दिए गए कि हम लोगों का सोच क्या है, हम लोग क्या सोच रहे हैं. लेकिन जो पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ, उससे ऐसा लगा कि अब ये हालात ऐसे. और फिर देखिए 14th को हम लोगों की मीटिंग है. 13th के इवनिंग में हम तो बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट आदरणीय राजनाथ सिंह जी से मिले. हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं और बल्कि अरुण जेटली जी बिहार में खास तौर से जो अलायंस 2005 से ढंग से काम कर सका है, उसमें उनका एक की रोल रहा है. तो उनसे भी बातचीत हुई और सब बातचीत के बाद हम लोगों को ये लगा कि साहब हालात जो हैं किसी के वश में नहीं है. और जिस ढंग से इसके आगे बात हुई तब भी हम लोग वेट करना चाहते थे कि शायद हो. और जब एक बात सामने आ गई पोस्ट गोवा कि भाई अब हम लोगों को कोई निर्णय लेने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, उसके बाद कई टॉप लीडर्स ने हम लोगों को फ़ोन किया. लेकिन उस फ़ोन से ऐसा कोई आश्वासन नहीं टपक रहा था कि साहब इन सब मुद्दों पर क्या बात होगी. और फिर हम लोगों को लगा कि हम उनके इंटरनल मैटर्स में क्यों जाएं. एज पॉलिटिकल पार्टी चाहे हमारा इन्फ्लुएंस जितना भी हो. They told you that he is not being projected as the prime ministerial candidate. Let me finish. ये होल पर्सपेक्टिव में ये बात हम कह रहे हैं. अगर आप सीधे एक बात निकालेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं, क्योंकि मेरी आदत नहीं है कि मैं अब एक साथ हम लोग थे, अब आज हम किन नेता ने क्या कहा उसकी हम चर्चा करें. ये मेरे लिए मैं आपको नीतीश जी मैं लास्ट कंक्लूड कर रहा हूं मैं इस बात को कि जब लग गया हम लोगों को और फिर हम और शरद जी बैठे, फिर हमारे पार्टी के अन्य इम्पोर्टेंट लोग जिनको शरद जी ने कहा वो सब लोग बैठे, तो हम लोग इस नतीजे पर पहुंचे कि अब कोई गुंजाइश नहीं है, कोई बात नहीं चलेगी और जितना डिले होगा उतना ही हम लोग उलझते चले जाएंगे और कल जो और हालात होंगे तो फिर हम लोगों के सामने परेशानी आएगी. आज तो जो कुछ भी हम करेंगे, चाहे यहाँ की सरकार रहे या जाए या जो भी नौबत आवे, लेकिन अब इसके आगे चलना संभव नहीं. इसलिए आई एम कमिंग बैक टू द पॉइंट जो आपने कहा कि कोई चीज़ नई हो जाए. दूसरी बात, इस कंटेक्ट में आपको हमने कहा कि बी रेस्ट एश्योर्ड अब कुछ नहीं होने वाला है वहाँ. नीतीश जी,
बात यह है कि इवेंचुअली इट कम्स डाउन टू द नंबर्स। दो बातें, एक है योर पॉलिटिक्स एसेंशियली फ्रॉम द स्टार्ट, फ्रॉम द 70s and 60s is anti-Congress. Your politics is basically been defined, JP, Lohia, everything has been defined, you're an anti-Congress politician. Now, if tomorrow in the anti-Congress alliance, because of numbers, has to project somebody more acceptable in the search for allies, then will you be open to the idea that, if you have to put up an alliance, which is an anti-Congress alliance or any alliance, and a more acceptable person who takes people along is considered, then will you be open to the idea, or is your fight now with the BJP? अब आप समझ ले, एंटी कांग्रेसिज्म की तो हवा निकाल दी, बीजेपी का जो एटीट्यूड हुआ उसकी हवा निकाल दी। एंटी कांग्रेसिज्म का मतलब ये नहीं होता है कि एक पर्टिकुलर पार्टी की बात चलेगी। एंटी कांग्रेसिज्म का मतलब होता है कांग्रेस के अलावे जो पार्टियां थी उसके सेंटिमेंट का कद्र करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ये बार बार बहुत ही वेग सेंस में लोग एंटी कांग्रेसिज्म कह देते हैं। यानी एंटी कांग्रेसिज्म की बात भी करिएगा और अपनी बात थोपने की भी बात करिएगा। मेरा यही तो रोना है कि एंटी कांग्रेसिज्म का जो एक माहौल था, इसको एक पॉलिटिकल पार्टी जो लीड पार्टी थी उनको अभी उदारता का परिचय देना चाहिए था। एक साथ आप जान लीजिए, दो बातें नहीं होती। अकेले उनका बहुमत आता, वो जो चाहें वो करें, लेकिन आज के हालात देश के ऐसे नहीं है कि किसी एक का बहुमत आ सकता है। अलायंस की जरूरत थी, एंटी कांग्रेस ब्रॉडर फॉर्मेशन की जरूरत थी, उसकी संभावना को खत्म कर पोस्ट इलेक्शन नहीं बन सकता है। अब बीजेपी को अकेले अपने बूते पर, देखिए अकाली दल और शिवसेना उनके समान धर्मा पार्टियां, इसलिए उसमें कोई डिफरेंस नहीं। अब नए एलाइज के लिए उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और अभी जो माहौल है, जो यूफोरिया है बीजेपी के अंदर, वो इस बात को इंगित करता है कि अकेले बीजेपी अब सरकार बना लेगी। वेंकैया नायडू जी का भी बयान देखा, वेंकैया नायडू जी का तो 2004 का आज का बयान देखने के बाद हमको बयान याद आ गया। उन्होंने कहा था कि भाई अब अकेले 2004 में 350 सीट जीतेंगे, 350, लेकिन फिर भी हम अपने एलाइज को साथ रखें। आप मेरे सवाल ये उनका फेमस स्टेटमेंट दिया। आप मेरे सवाल का क्यों आंसर नहीं दे? हमें आंसर तो दे रहा हूं। मेरा सिर्फ एक सवाल है, एंड आई नाउ मेक इट वेरी सिंपल, दैट इफ टुमारो द एंटी कांग्रेसिज्म की बात आपने कही, तो एंटी कांग्रेसिज्म का बता दिया कि एंटी कांग्रेसिज्म के लिए जो एक माहौल था उसको खत्म करने की जिम्मेवारी और किसी की नहीं है। अब बीजेपी के अपने, जिसको कहिए उनकी जो इच्छा पैदा हुआ उसके चलते। अंडरस्टूड, बट अब दूसरी चीज है कि अब उनके लिए कठिन है, अब उनके लिए कठिन। अगर अप्रैल 2013 में दिग्विजय सिंह ने, जो अभी कांग्रेस पार्टी के साथ आप, यू आर क्लोजर टू देम, नहीं इसको आई एम कमिंग टू दैट, आई एम कमिंग टू, you see there is nothing like that. I'm not, anyway you will come later. What's very interesting, Digvijay Singh in April, I'm coming to the Congress party, I'm going to come to that in the BJP next. Certainly come to that point. My question is that Digvijay Singh says that Ramvilas Paswan, and he says this in April, Ramvilas Paswan had the courage to resign, Nitish Kumar did not. This is in April 2013, which means irrespective of your position, the party which is giving you the certificate of secularism today was saying 8 weeks back that you did not have the courage to, resign. अपने को करेक्ट कर लेंगे, वो हमेशा करेक्ट करते रहे। देखिए दिग्विजय सिंह जी तो ऐसे व्यक्ति थे, जब वो चीफ मिनिस्टर थे, उनका बोलना और आज जो अभी दिग्विजय सिंह बोलते हैं, वो थोड़ा सा दोनों में मैं देखता हूं कि फर्क है। थोड़ा उनमें एग्रेशन आया है और थोड़ा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देने के आदी हैं। खैर मेरे कंटेक्स्ट में नहीं कह रहा हूं, आम तौर पर। इसलिए दिग्विजय सिंह जी ने क्या कहा है वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये उनके विचार हो सकते हैं। और जहां तक सवाल है किसी ने किया, हमने क्यों नहीं किया, ये मैंने एक्सप्लेन किया। मेरे रिजिग्नेशन का केस नहीं था। और सबसे बड़ी बात है कि उस इंसिडेंट के लिए कोई अटल जी की सरकार जिम्मेवार थी क्या? वो एक स्टेट में हुआ, और अटल जी ने तो साफ साफ कहा राजधर्म का पालन। आपके पास उनकी बात नहीं मानी गई। आपके पास 6 MP थे पार्लियामेंट में,
आप एक पोजीशन लेके सरकार के खिलाफ वोट कर सकते थे। तो सर, JDU supported the NDA government during the censure motion in the parliament. You had 6 MPs. You could have voted against the government. नहीं तो हम लोग तो एनडीए गवर्नमेंट के पार्ट थे। No, but you could have taken a position and voted against the government. You could have walked out of the government. नहीं नहीं नहीं, देखिए जब Why आप not? गवर्नमेंट में है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या कसूर है उसमें? सेंट्रल गवर्नमेंट का तो कोई दोष है नहीं। और प्राइम मिनिस्टर ने उस समय क्या कहा था? हम लोग तो इसलिए बार बार आपको कह रहे हैं कि ये हमारा अलायंस बिहार में था, एक आध दो और राज्यों में एडजस्टमेंट था और सेंट्रल गवर्नमेंट में हम लोग शामिल थे, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट तो उसके लिए जिम्मेवार नहीं थी। और अटल जी ने तो राजधर्म की बात कही थी, जिसको जिस ढंग से रिटोर्ट किया गया था। देखिए आज तो दिक्कत ये हो रही है ना कि अब अटल जी की चर्चा कीजिए, उनके पक्ष में बोलिए, उनके कार्यशैली के बारे में बोलिए, तो जब लोगों को खराब लगने लगा, अब खराब लगने लगा। हमने 14 अप्रैल को जो हमारे पार्टी की मीटिंग हुई, जिसमें हम लोगों ने एक पॉलिटिकल रेजोल्यूशन पास किया जी, उसके बाद हम लोगों ने जो बात कही, तो जो हमने अटल जी के कार्यशैली की प्रशंसा की, उसको पूरा माना गया। बिहार के ग्रोथ की हमने चर्चा की और बताया कि इसका नेचर और इसका कंटेंट इंक्लूसिव है, ये ग्रोथ विथ जस्टिस है, तो उसको अभी बुरा माना गया। नीतीश, जब हालात इस तरह के हो गए कि भाई हम लोगों का जो काम करने का तरीका है और एक पिछड़े इलाके को आगे बढ़ाने का जो तरीका है, उसको सही नहीं माना जा रहा है और किसी चीज को थोपने की बात हो रही है। हम लोगों के जो कंसर्न्स हैं उसको एड्रेस करने के बजाय उसको टालने की जरूरत है और एक ये मीडिया हाइप क्रिएट करके कि साहब नहीं अब सब कुछ हो गया, अब इसके सिवा देश में और कुछ नहीं। ये तो डिबेटेबल पॉइंट है। जो आपके क्रिटिक्स होंगे वो कहेंगे कि देयर इज अ लॉट ऑफ मीडिया हाइप अराउंड नीतीश आल्सो, बट माय पॉइंट, आपने जो मेरे बारे में कही वो सही नहीं है। माय पॉइंट इज, हम कहां से कोई, you are also in the media a lot, so is Mr. Modi. My next question is very simple. छोटा सा इलाका है यहाँ। You are again playing yourself down. नीतीश कुमार जी, बेसिक प्रॉब्लम ये है कि आप नहीं चाहते कि नरेंद्र मोदी should be anywhere close to being the prime ministerial candidate of the BJP, and you believe that by making him the campaign committee chief in the way that he has been made and the comments that have been made after it, that it's virtually like making him a prime ministerial candidate, and you have said that before it's formally announced, I have chosen to leave. This is your position. So therefore, am I correct? Should I respond? Yeah. No, Should I respond? I have a follow-up, but I'd like you to respond. Anyway, I'd like you to respond. देखिए, हम लोगों ने तो कभी कोई बात नाम नहीं ली, लेकिन जब हमने एक बात कही पिछले साल एक इंटरव्यू में कि भाई प्राइम मिनिस्टर कैसा होना चाहिए, तो उसका क्या अर्थ लगाया गया कि हम किसी इंडिविजुअल के खिलाफ, हमने कोई नाम, It was quite obvious you were talking about Modi. ऑब्वियस मीन्स व्हाट? हमने जो कहा कि कैसा होना चाहिए, इसका मतलब उसमें फिट इन नहीं करते। But now you have left the NDA because of Modi. NDA because हमने कुछ नहीं Because कहा, of Modi. लेकिन उसमें उनको लोग वहां ये उसका इंटरप्रिटेशन हुआ कि हम लोग उसके खिलाफ हैं। इसमें इंटरप्रिटेशन की क्या बात है? ये तो काफी सीधी बात है that you have a problem with Modi. इसका मतलब है कि हमने कोई सेकुलरिज्म की बात कही, तो इसका मतलब आप मानते हैं कि पर्टिकुलर पर्सन इज नॉट सेकुलर? That is your position. हमने कहा कि भाई रफ एजेस नहीं होने Is Modi secular? That means it is clear from their part they think that he has rough edges. हमने कहा कि भाई डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट होना चाहिए, But he's not तो been, माना गया, तो कहा गया कि that means you but he's think not that he been has no declared the prime democratic ministerial temperament. candidate. He's not been declared the prime ministerial candidate. डिस्कस अब पर्सन पर्सोना बहुत बेसिक चीज है। ये बात उन्होंने ही की है, ये बात उनकी तरफ से की। हमने तो एक जनरल रखा सामने कि भाई ऐसा होना चाहिए, लेकिन उसके बाद इसको माना ये गया कि हम किसके बारे में कह रहे हैं। नंबर वन। नंबर दो, जब हमने इस साल के 14 अप्रैल को अपने पार्टी के कॉन्फ्रेंस में कुछ बातें कही जो अटल जी की तरफदारी की बातें थी या बिहार के ग्रोथ मॉडल की प्रशंसा थी, तो उसको माना गया कि हमने किसी की शिकायत की। तो आई वांट दिस आंसर। I have a question to that. My question is therefore wants to know. My question is, so I want to know.
The nation. I want to know. The nation कि wants भाई to know. आखिर क्या है? The nation wants to know a more simple question. That were you talking about somebody else? नहीं, आपकी जो समझ है आप समझिए। अच्छा, तो फिर मेरा ये सवाल है. What the question people actually want to know. लेकिन ये स्थिति हमने नहीं पैदा See, की, मोदी जी. हमने तो सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की, I understand. इसको मान लिया गया है। तो दैट मीन्स कि ये उसमें नीतीश जी, जो हमारी बातें हैं उसको लेकर के नीतीश जी- किन्हीं के व्यक्तित्व में के साथ जोड़कर देखा गया। नीतीश जी, सवाल आपसे जो मैं फॉलो अप कर रहा था, ये काफी सिंपल सा सवाल है कि यू विल नॉट सपोर्ट नरेंद्र मोदी to the Prime Minister's job. You're very clear about it. I don't think there's any ambiguity about it. So my question to you is, if it is somebody else, if it is somebody else from the BJP who does not have these attributes that you referred to in your Economic Times interview, rough edges, should be, sympathetic and understanding of the development of backward states, etc. In other words, if it is somebody else apart from Narendra Modi, is it therefore a situation that you can look at? If the BJP in the future, अब तो करना था तो कर देते, अब उनके हाथ में कुछ बचा नहीं है। There is nothing left in anybody's hand there now. they have not declared him, they have, no, but It does They not, have- but it matters little. they have not declared him the prime ministerial candidate. That's right. लेकिन अब किसी के हाथ में कुछ नहीं। They have not declared him the prime ministerial I candidate. tell you, I have discussed all these things with so many leaders. At some point of time, I was informed about something. What? No, I cannot say this. What? It's not. It's What? It's No, it's, what? You don't have to ये name मेरा ये मेरा स्वभाव नहीं है। informed कुछ about what? मान लीजिए। इस सिलसिले में बहुत सारी बातें कही गई, Yes. कुछ एश्योरेंस भी दिए गए कि हम लोगों का सोच क्या है, हम लोग क्या सोच रहे हैं। लेकिन जो पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ, उससे ऐसा लगा कि अब ये हालात ऐसे हैं। और फिर देखिए 14th को हम लोगों की मीटिंग है, 13th के इवनिंग में हम तो बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट आदरणीय राजनाथ सिंह जी से मिले। हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, और बल्कि अरुण जेटली जी बिहार में खास तौर से जो अलायंस 2005 से ढंग से काम कर सका है, उसमें उनका एक की रोल रहा है, तो उनसे भी बातचीत हुई। और सब बातचीत के बाद हम लोगों को ये लगा कि साहब हालात जो हैं किसी के वश में नहीं है, और जिस ढंग से इसके आगे बात हुई तब भी हम लोग वेट करना चाहते थे कि शायद हो। और जब एक बात सामने आ गई पोस्ट गोवा कि भाई अब हम लोगों को कोई निर्णय लेने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, उसके बाद कई टॉप लीडर्स ने हम लोगों को फ़ोन किया, लेकिन उस फ़ोन से ऐसा कोई आश्वासन नहीं टपक रहा था कि साहब इन सब मुद्दों पर क्या बात होगी। और फिर हम लोगों को लगा कि हम उनके इंटरनल मैटर्स में क्यों जाएं। एज पॉलिटिकल पार्टी चाहे हमारा इन्फ्लुएंस जितना भी They हो, told you that he is not being projected as the prime ministerial candidate. लेट मी फिनिश। ये होल पर्सपेक्टिव में ये बात हम कह रहे हैं। अगर आप सीधे एक बात निकालेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं, क्योंकि मेरी आदत नहीं है कि मैं अब एक साथ हम लोग थे, अब आज हम किन नेता ने क्या कहा उसकी हम चर्चा करें। ये मेरे लिए मेरे स्वभाव का अंग मैं आपको नहीं है। नीतीश जी, इसलिए नीतीश जी, मैं लास्ट आपको कंक्लूड कर रहा हूं मैं इस बात को कि जब लग गया हम लोगों को, और फिर हम और शरद जी बैठे, फिर हमारे पार्टी के अन्य इम्पोर्टेंट लोग जिनको शरद जी ने कहा वो सब लोग बैठे, तो हम लोग इस नतीजे पर पहुंचे कि अब कोई गुंजाइश नहीं है, कोई बात नहीं चलेगी, और जितना डिले होगा उतना ही हम लोग उलझते चले जाएंगे, और कल जो और हालात होंगे तो फिर हम लोगों के सामने परेशानी आएगी। आज तो जो कुछ भी हम करेंगे, चाहे यहाँ की सरकार रहे या जाए या जो भी नौबत आवे, लेकिन अब
इसके आगे चलना संभव नहीं। इसलिए आई एम कमिंग बैक टू द पॉइंट जो आपने कहा कि कोई चीज नई हो जाए। दूसरी बात, इस कंटेक्स्ट में आपको हमने कहा कि बी रेस्ट एश्योर्ड, अब कुछ नहीं होने वाला है वहां। नीतीश जी, बात यह है कि इवेंचुअली इट कम्स डाउन टू द नंबर्स। दो बातें, एक है योर पॉलिटिक्स एसेंशियली फ्रॉम द स्टार्ट, from the 70s and 60s, is anti-Congress. Your politics is basically been defined, JP, Lohia, everything has been defined, you're an anti-Congress politician. Now, if tomorrow, in the anti-Congress alliance, because of numbers, has to project somebody more acceptable in the search for allies, then will you be open to the idea that, if you have to put up an alliance, which is an anti-Congress alliance or any alliance, and a more acceptable person who takes people along is considered, then will you be open to the idea, or is your fight now with the BJP? अब आप समझ ले, एंटी कांग्रेसिज्म की तो हवा निकाल दी, बीजेपी का जो एटीट्यूड हुआ उसकी हवा निकाल दी। एंटी कांग्रेसिज्म का मतलब ये नहीं होता है कि एक पर्टिकुलर पार्टी की बात चलेगी। एंटी कांग्रेसिज्म का मतलब होता है कांग्रेस के अलावे जो पार्टियां थी उसके सेंटिमेंट का कद्र करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ये बार बार बहुत ही वेग सेंस में लोग एंटी कांग्रेसिज्म कह देते हैं। यानी एंटी कांग्रेसिज्म की बात भी करिएगा और अपनी बात थोपने की भी बात करिएगा। मेरा यही तो रोना है कि एंटी कांग्रेसिज्म का जो एक माहौल था, इसको एक पॉलिटिकल पार्टी जो लीड पार्टी थी उनको अभी उदारता का परिचय देना चाहिए था। एक साथ आप जान लीजिए, दो बातें नहीं होती। अकेले उनका बहुमत आता, वो जो चाहें वो करें, लेकिन आज के हालात देश के ऐसे नहीं है कि किसी एक का बहुमत आ सकता है। अलायंस की जरूरत थी, एंटी कांग्रेस ब्रॉडर फॉर्मेशन की जरूरत थी, उसकी संभावना को खत्म कर पोस्ट इलेक्शन नहीं बन सकता है। अब बीजेपी को अकेले अपने बूते पर, देखिए अकाली दल और शिवसेना उनके समान धर्मा पार्टियां, इसलिए उसमें कोई डिफरेंस नहीं। अब नए एलाइज के लिए उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और अभी जो माहौल है, जो यूफोरिया है बीजेपी के अंदर, वो इस बात को इंगित करता है कि अकेले बीजेपी अब सरकार बना लेगी। वेंकैया नायडू जी का भी बयान देखा, वेंकैया नायडू जी का तो 2004 का आज का बयान देखने के बाद हमको बयान याद आ गया। उन्होंने कहा था कि भाई हम अकेले 2004 में 350 सीट जीतेंगे, 350, लेकिन फिर भी हम अपने एलाइज को साथ रखें। आप मेरे सवाल ये उनका फेमस स्टेटमेंट दिया। आप मेरे सवाल का क्यों आंसर नहीं दे रहे? मैं आंसर तो दे रहा हूं। मेरा सिर्फ एक सवाल है, एंड आई नाउ मेक इट वेरी सिंपल, दैट इफ टुमारो द एंटी कांग्रेसिज्म की बात आपने कही तो एंटी कांग्रेसिज्म का बता दिया कि एंटी कांग्रेसिज्म के लिए जो एक माहौल था उसको खत्म करने की जिम्मेवारी और किसी की नहीं है। अब बीजेपी के अपने, जिसको कहिए उनकी जो इच्छा पैदा हुआ उसके चलते। अंडरस्टूड, बट अब दूसरी चीज है कि अब उनके लिए कठिन है, अब उनके लिए कठिन अगर